देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इंटरनेट पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने के बाद मालदीव के समर्थन में आए मालदीव के मंत्री भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर उतर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव की मंत्री मरियम श्यूना ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर एक ट्वीट पोस्ट किया था। हालांकि बाद में उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। वहीं अब इस मामले को लेकर मालदीव के ही पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। मोहम्मद नशीद ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि मालदीव सरकार की मंत्री मरियम श्यूना ने हमारे सहयोगी देश के नेता के खिलाफ भयावह भाषा का इस्तेमाल किया है, जबकि यह देश मालदीव की समृद्धि और सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की सरकार को ऐसे बयानों से दूरी बरतनी चाहिए और भारत को यह बताना चाहिए कि ये बयान सरकार की नीति नहीं है। आपको बता दें कि मोहम्मद नशीद भारत समर्थक नेता माने जाते हैं और वह साल 2008 में मालदीव के राष्ट्रपति चुने गए थे। वहीं हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति बने मोहम्मद मुइज़ू को चीन का समर्थक माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मालदीव की मंत्री द्वारा दिए गए अपमानजनक बयान को लेकर अब मालदीव सरकार ने भी बयान जारी कर सफाई दी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को जारी बयान में कहा गया है कि विदेशी नेताओं और शीर्ष व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणी के बारे में मालदीव सरकार को ज्ञात है। ये विचार निजी हैं और मालदीव सरकार के नज़रिए का प्रतिनिधित्व नहीं करते। बयान के अनुसार सरकार का मानना है कि बोलने की आज़ादी का बर्ताव लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि इससे नफरत, नकारात्मकता ना बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ मालदीव के रिश्ते प्रभावित ना हो। साथ ही बयान में आगे ये भी कहा गया है कि सरकार के संबंधित विभाग ऐसे लोगों पर एक्शन लेने से हिचकेंगे नहीं जो इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। इस समय सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। दरअसल इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में की गई लक्षद्वीप यात्रा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में लक्षद्वीप की यात्रा की थी और एक्स पर इस यात्रा की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा था कि जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इसके बाद से ही लक्षद्वीप को मालदीव का वैकल्पिक पर्यटन स्थल कहा जा रहा है। वहीं इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मालदीव के मंत्री ने भारत पर मालदीव को निशाना बनाने का आरोप लगाया था। मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता जाहिद रमीज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि यह एक अच्छा कदम है, हालांकि हमसे कंपटीशन करने का विचार भ्रामक है। वो हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस कैसे प्रदान कर सकते हैं। एक अन्य मंत्री ने लिखा था कि पर्यटन में मालदीव के साथ कंपटीशन करने में भारत को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और अब इन्हीं पोस्ट को देखकर भारत के लोग अपनी मालदीव की यात्रा कैंसिल कर रहे हैं और लक्षद्वीप जाने का प्लान बना रहे हैं। और इसी के साथ सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है #बॉयकॉट मालदीव्स। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मुझ पर इससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में चुनाव लड़वा रहा हूं, यह क्या कम है? मैं कार्यकर्ता पहले हूं, पार्टी अध्यक्ष बाद में। उन्होंने कहा कि पार्टी की चुनाव समिति का निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बात अमर उजाला को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कही। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की तलवार लटकी हुई है। ऐसे में अफवाहों का बाजार गर्म है कि अगर मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी जगह उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि हेमंत सोरेन पहले ही इन अफवाहों को खंडन कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बीच सीएम सोरेन की बहन अंजलि सोरेन का एक बयान सामने आया है जिसने इन अटकलों को और हवा दे दी है। दरअसल जब सीएम सोरेन की बहन अंजलि सोरेन से कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की चर्चाओं पर सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह सीएम बन सकती हैं। हमारी पार्टी में अन्य लोग भी हैं, लेकिन इसका फैसला पार्टी के विधायक दल की बैठक में होगा। अभी पुष्टि तो नहीं कर सकती, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो वह सीएम बन सकती हैं। अंजलि सोरेन ने आगे हेमंत सोरेन को ईडी का समन मिलने पर कहा कि एक तरफ हमें ऊपर उठाया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है। हेमंत सोरेन सरकार एक आदिवासी सरकार है और मैं कह सकती हूँ कि आदिवासी होने की वजह से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। इजराइल हमास में जारी युद्ध के बीच इजरायली सेना ने कहा है कि उसने उत्तरी गजा पट्टी में हमास के कमांड स्ट्रक्चर को बर्बाद करने का काम पूरा कर लिया है।
इस्राएली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने संवाददाताओं को बताया कि इस क्षेत्र में फिलिस्तीनी चरमपंथी अब छिटपुट रूप से और बिना कमांडरों के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल उत्तरी गजा में अब तक 8,000 से अधिक चरमपंथियों को मार चुका है। डैनियल हगारी ने आगे कहा कि इजराइल का फोकस अब दक्षिणी और मध्य गजा में हमास को तबाह करने पर है। इंडिया गठबंधन में मायावती को शामिल किए जाने के सवाल पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया का अब बसपा प्रमुख मायावती ने जवाब दिया है। मायावती ने आज रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अपनी और अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतों, नीतियों एवं कार्यशैली आदि से मजबूर समाजवादी पार्टी प्रमुख को बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में भी झांककर जरूर देखना चाहिए। उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। गौरतलब है कि फरवरी 2019 में संसद से अपने संबोधन में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाएं। मैं ये भी चाहता हूं कि हम लोग तो बहुमत से आ नहीं सकते, लेकिन प्रधानमंत्री जी आप फिर से प्रधानमंत्री बने। हम चाहते हैं कि जितने सदन में बैठे हैं वह सब स्वस्थ रहें और सब मिलकर फिर से सदन चलाएं। इस पर तंज कसते हुए मायावती ने आगे कहा कि तत्कालीन सपा प्रमुख के भाजपा को संसदीय चुनाव जीतने से पहले और बाद में आशीर्वाद दिए जाने को कौन भूल सकता है। फिर भाजपा सरकार बनने पर उनके नेतृत्व से सपा नेतृत्व का मिलना जुलना जनता कैसे भूल सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी सांप्रदायिक ताकतों से लड़े तो यह उचित होगा। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां इस हमले के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी पर हमला बोला, तो वहीं अब बीजेपी ने सीधा इंडिया गठबंधन पर पलटवार किया है। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने कल शनिवार को कहा था कि सत्ताधारी दल उन्हें पीछे से ताकत दे रहे हैं और इस वजह से काका बाबू, खोका बाबू, शाहजहां और नूर की कमी नहीं है। अगर भाजपा के पास हिम्मत है तो उन्हें कुछ करना चाहिए। खैर, जब वह मणिपुर में कुछ नहीं कर पाए तो वह बंगाल में कैसे करेंगे। हम अशांत क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं, लेकिन उनके पास हिम्मत नहीं है। वे केवल दावा करते हैं। मोदी जी और दीदी का कनेक्शन मजबूत है और इस वजह से यह नहीं हो सकता। वहीं अब कांग्रेस नेता के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि टीएमसी का मतलब तालिबानी मानसिकता और संस्कृति है और इसकी पुष्टि लोकसभा और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी ने की है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। एक तरफ कांग्रेस टीएमसी के साथ गठबंधन करती है और दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े नेता कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बताना चाहिए कि वे अधीर रंजन चौधरी से सहमत हैं या नहीं। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा कि यह किस तरह का गठबंधन है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। इसे लेकर राज्य में कांग्रेस इकाई के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी क्या करेगा, ईडी तो खुद बेवकूफ़ है। भाजपा या ईडी सीबीआई को बड़े बड़े दावे नहीं करने चाहिए। रोहिंग्याओं के बारे में भाजपा चिल्लाती रहती है, लेकिन इतने समय तक वे कहाँ थे? तब गृह मंत्रालय कहाँ था? अब मामला सुर्खियों में है तो उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू कर दी है। चौधरी ने टीएमसी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि बंगाल में मौजूद सत्तारूढ़ दल ही आरोपी को संरक्षण देगा। राज्य में सत्तारूढ़ दल पार्टी में अनेक लोगों को बचाने का काम करता है। लुकआउट सर्कुलर का क्या उपयोग है? आपको बता दें कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस इसलिए जारी किया गया है क्योंकि वह ईडी की छापेमारी के दौरान अपने घर में ही थे और ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के बाद से वह फरार हैं। टीएमसी नेता को लुकआउट नोटिस जारी किए जाने पर बीजेपी के पश्चिम बंगाल मामलों के सह प्रभारी अमित मालविया ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी ने खतरनाक अपराधी और ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक के भरोसेमंद लोगों में से एक शेख शाहजहां की तलाश जारी की है। वह अन्य अपराधों के अलावा बड़े पैमाने पर राशन घोटाले में वांछित हैं। अमित मालविया ने आगे लिखा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को टीएमसी नेता को तुरंत गिरफ्तार करने और आतंकी संगठनों के साथ उसके संबंधों की जांच करने का आदेश दिया है, लेकिन संदेश खाली का डॉन होने का दावा करने वाला शाहजहां फरार है। यह ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल की गृह मंत्री भी हैं, के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। बीजेपी नेता ने ममता सरकार पर हमला जारी रखते हुए कहा कि अपराधियों को बचाने का ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।
बोगतोई नरसंहार के तुरंत बाद ममता बनर्जी अपनी आधिकारिक कार में आरोपी अनुव्रत मंडल के साथ घूम रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शाहजहां जहां भी हो उनके संरक्षण में हैं, लेकिन जैसे वह अनुव्रत को नहीं बचा सकी, वैसे ही वह शाहजहां को भी नहीं बचा पाएंगी। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने और केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने का निर्देश देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी पर आरोप लगाया कि वहां लोकतंत्र समाप्त हो गया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी राज्य को इस्लामिक स्टेट बनाने और लोकतंत्र खत्म करने में लगी हुई हैं। बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है और बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक न होकर वो डिक्टेटर की भूमिका में है। वो समझती हैं कि बंगाल भारत से कटा हुआ है। गिरिराज सिंह इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन से करते हुए कहा कि ये कोरिया के किम जोंग की तरह व्यवहार करती हैं। देश में लोकतंत्र यदि बचाना है तो जनता को ममता बनर्जी की सरकार को खत्म करना पड़ेगा। दिल्ली में पड़ रही कड़कड़ाती ठंड को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राज्य के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने आज रविवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में मौजूदा ठंड के कारण नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के छात्रों के लिए दिल्ली में स्कूल अगले 5 दिनों तक बंद रहेंगे, यानी 12 जनवरी तक अब प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। बता दें कि इससे पहले कल शनिवार देर रात को दिल्ली सरकार ने शीतकालीन अवकाश के विस्तार का फैसला वापस ले लिया था और कहा था कि इस संबंध में आगे के आदेश उचित समय पर जारी किए जाएंगे। म्यांमार के शरणार्थियों और मणिपुर से विस्थापित लोगों को लेकर मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने कल शनिवार को एक अहम बयान देते हुए कहा कि उनकी सरकार केंद्र के सहयोग से म्यांमार के शरणार्थियों और मणिपुर से विस्थापित लोगों को मदद देना जारी रखेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि केंद्र सरकार भले ही म्यांमार के नागरिकों को शरणार्थी का दर्जा नहीं दे सकती, लेकिन वो उन्हें राहत देने के लिए हमारे साथ सहयोग करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर की जातीय हिंसा के कारण जो लोग अपने घर छोड़कर राज्य से भागे थे, केंद्र सरकार के सहयोग से उनकी भी मदद की जाएगी। इंसानों को अंतरिक्ष भेजने वाले भारतीय मिशन गगनयान के 2025 के पहले 6 महीनों में लॉन्च होने की उम्मीद है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि पहले इस मिशन को आज़ादी के 75 साल पूरे होने वाले साल में भेजने की योजना थी, लेकिन कोरोना के कारण इस मिशन में देरी हो गई। उन्होंने आगे कहा कि 1969 में जब अमेरिका ने चंद्रमा पर इंसान भेजा था, तब भारत में इसरो स्थापित ही हुआ था, लेकिन आज वही इसरो चांद की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। आज अमेरिका भारत से आंकड़े मांग रहा है, यानी जो हमसे आगे था हम उनकी अगुवाई करने लगे हैं। इजराइल और हमास में बीते 3 महीनों से जारी युद्ध के बीच हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए इजराइल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बंधकों के परिजनों द्वारा नेतन्याहू सरकार को हटाने की मांग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों के हजारों समर्थकों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उन्होंने सरकार के खिलाफ बुशा बुशा के नारे लगाए, जिसका अर्थ स्थानीय भाषा में शर्म होता है। बता दें कि 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 22,722 गजावासियों की मौत हो चुकी है। वहीं 58,166 लोग घायल हैं। यह आंकड़ा गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।